गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 9 पढ़ रहे थे हम, आगे बढ़ते हैं इसमें और आज हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। पशुपालन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, पशुओं को पालना ही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। पशुधन के अगर परिभाषा दे तो हम बताएंगे कि पशुधन के प्रबंधन को ही पशुपालन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि भोजन देना पशुओं को, उनका प्रजनन करवाना और रोगों से उनकी सुरक्षा करना या रोगों पर नियंत्रण करना इत्यादि कार्य जो है वो इसके अंतर्गत पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण जो अंडे हैं, दूध है, मांस है, इनकी खपत भी क्या हो गई है? बढ़ गई है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है वैसे वैसे लोग भोजन के रूप में अंडे, दूध, मांस का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई है। इसलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। आगे हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पशु कृषि की। पशुपालन के 2 उद्देश्य होते हैं। पशुपालन के 2 उद्देश्य होते हैं मुख्यतः। पहला जो उद्देश्य है वो है कि हम उन पशुओं को पालें जो दूध देते हो, यानी दूध देने वाले पशुओं को पालना। दूसरी अगर हम बात करें तो कृषि कार्य जो है, जिनसे हम कृषि कार्य करवा सकते हैं, जैसे कि उससे हल चलवा सकते हैं, सिंचाई का काम करवा सकते हैं, बोझ है वो उठवा सकते हैं, बोझ ढोने के काम में, ऐसे पशुओं को हम क्या करें? पालें। यानी कि हम पशुपालन 2 प्रकार के उद्देश्यों से करते हैं। एक तो दूध देने वाले पशुओं को पालने के लिए, एक कृषि कार्य करने वाले पशुओं को पालने के लिए। जो पालतू पशु है, भारत में पालतू पशु के रूप में 2 स्पीशीज मुख्यतः इन 2 स्पीशीज का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है पालतू पशु के रूप में। पहला है गाय और दूसरा है भैंस। ज़्यादातर सामान्य घरों में भैंस और गाय को ही पालतू पशुओं के रूप में पाला जाता है। गाय जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस, जबकि भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है बोस बुवेलिस। ये आपको नाम याद रखने हैं। गाय या भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं कि जो दूध देने वाली मादा पशु होती है इसे हम दुधारू पशु कहा जाता है या दुधारू पशु कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे गांव में लगभग दुधारू पशु के नाम यूज में लिए जाते हैं सामान्यतः बातचीत के दौरान। तो ये दुधारू पशु जो है ये किसको कहा जाता है? दूध देने वाली मादा पशु जो होती है उसे कहा जाता है। दूध उत्पादन पशु के दुग्ध स्त्रवण काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है। अर्थात दूध उत्पादन कितना दूध उत्पादन होगा ये उस पशु के दुग्ध स्त्रवण काल के ऊपर निर्भर करता है, कुछ सीमा तक। इसका दुग्ध स्त्रवण काल का मतलब होता है कि उसके बच्चे के जन्म के पश्चात का जो समय है उसे हम दुग्ध स्त्रवण काल कहते हैं। यानी कि उस समय जब जो जरायुज जंतु होते हैं, जो
अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके पश्चात वो कब तक अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो उसे दुग्ध स्त्रवण काल कहते हैं, और इसी के ऊपर दुग्ध उत्पादन जो है वो निर्भर करता है। आगे हम बात करें तो जो दुग्ध उत्पादन है उसे इस प्रकार, दुग्ध जो उत्पादन है इसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, दुग्ध स्त्रवण काल को बढ़ाना होगा। अगर दुग्ध स्त्रवण काल बढ़ जाएगा तो दुग्ध उत्पादन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लंबे समय तक दुग्ध स्त्रवण काल के लिए जो विदेशी नस्लें हैं जैसे कि जर्सी है, ब्राउन स्विस है, इनका चुनाव किया जाता है। जबकि कुछ देशी नस्लें होती हैं जैसे कि साहिवाल है, गायों की बात कर रहे हैं, रेड सिंधी है, ये जो देशी नस्लें हैं इनमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो इस प्रकार हमें दुग्ध उत्पादन प्लस प्रतिरोधक जो क्षमता है, अगर एक ही गाय के अंदर दोनों ही चीज़ें हमें प्राप्त करनी है तो इन दोनों के अंदर विदेशी नस्लों और देशी नस्लों में क्या किया जाता है, संकरण करवाया जाता है, जिससे जो नस्ल तैयार होती है इसके अंदर दोनों ही प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो ऐसी संतति प्राप्त होगी जिनमें ये दोनों ही लक्षण उत्पन्न हो। आगे देखिए, अगर हमें ऐसी नस्लें तैयार करनी हैं जिसमें विदेशी और देशी दोनों ही नस्लों के गुण हों, यानी कि दुग्ध उत्पादन भी अच्छे से हो, प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छे से हो, तो हमें विदेशी और देशी नस्लों में संकरण करवाना है, और जिससे जो तैयार नस्ल होगी, जो इनकी पीढ़ी होगी, उसके अंदर दोनों ही प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। दूध देने वाले जो पशु होते हैं, दूध देने वाले पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। पहला, ऐसा आहार होना चाहिए जो उसकी वृद्धि, उसका स्वास्थ्य अच्छा बना सके। जबकि दूसरा, ऐसा आहार होना चाहिए जो उसके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाए। ये जो आहार है जो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है, ये हमें तब देना है जब वो जो मादा है वो बच्चे को जन्म दे। तो इन दो प्रकार के आहारों की आवश्यकता होती है पशुओं को देने के लिए। पशु आहार के अंतर्गत मोटा चारा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और इसके अलावा अन्य पोषक तत्व उसमें अधिक होने चाहिए। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। ऐसे पोषक तत्वों के अतिरिक्त कुछ मात्रा में पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं और दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। आगे हम बात करें तो पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। पशु अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं जिनके कारण उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में कमी आ सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है, ठीक ढंग से बैठता है, ये उसमें गुण होते हैं। आगे हम बात करें तो पशु जो होता है इसको दो प्रकार के परजीवी संक्रमित करते हैं। परजीवी आपको पता है जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर पोषण प्राप्त करें, उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जो जीव के बाहर या अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे।
ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य जो परजीवी होते हैं ये गाय के, भैंस के जो पशु होते हैं उनके शरीर पर रहते हैं। जैसे आपने चींचड़ी देखी होगी जो रक्त चूसती है। इसके अलावा अन्य कई ऐसे परजीवी हैं जो पशु के शरीर पर रहते हैं और त्वचा से संबंधित रोग फैलाते हैं। अंतः परजीवी की बात करें तो ये शरीर के अंदर रहते हैं और अंदर रहकर क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये आमाशय में हो सकते हैं पशुओं के, आंतर में हो सकते हैं तथा यकृत में हो सकते हैं और यहीं पर ये क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करके इनको डैमेज करते रहते हैं। अंतः परजीवी के अलावा अनेक विषाणु और जीवाणु जनित रोग भी क्या होते हैं, पशुओं को हो सकते हैं, जिनसे हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इनसे बचाने के लिए इनको समय समय पर टीकाकरण इनका करना चाहिए। आगे हम बात करें कुक्कुट पालन की। कुक्कुट पालन को मुर्गी पालन भी कहते हैं। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन की बात करें तो मुर्गी पालन जो है ये अंडों और मांस के लिए किया जाता है। मुर्गी से हमें अंडे प्राप्त होते हैं और इसके अलावा मांस प्राप्त होता है और मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अंडों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती है। अंडों के लिए अंडे देने वाली मुर्गी का पालन किया जाता है, जिन्हें लेयर मुर्गियां कहते हैं। इसी के साथ अगर मांस के लिए मांस देने वाली मुर्गी का पालन किया जाता है, जिन्हें हम ब्रोलर कहते हैं। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। लेयर जो मुर्गियां हैं वो अंडे ज़्यादा देती है, अंडों के लिए इनका पालन किया जाता है, जबकि ब्रोलर मुर्गियां जो होती हैं इनका पालन मांस के लिए किया जाता है। इनसे ज़्यादा अधिक मांस प्राप्त होता है। निम्न हमें कुछ गुणों वाली मुर्गियां जो है वो हमें पालनी चाहिए। इसके अंतर्गत ये जो गुण है, इनमें पहला गुण है कि जो चूजों की संख्या व गुणवत्ता को बढ़ा सके, ऐसी मुर्गियां हमें चाहिए। इसके अलावा छोटे कद की मुर्गियां हो। कौन सी मुर्गियां? ब्रोलर। जो माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु हमें छोटे कद की ब्रोलर मुर्गियां पालनी चाहिए। गर्मी अनुकूलन क्षमता हो, यानी कि वो अधिक ताप सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा मुर्गी जो होती है उनमें देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता होती है। ऐसी हम मुर्गियों का पालन करें, ऐसी नस्लों का पालन करें जिनसे देखभाल में कम धन की या कम खर्च की आवश्यकता हो। इसके अलावा अंडे देने वाली तथा ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उपोत्पाद से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपयोग कर सके, ऐसे हमें पालन करना चाहिए। ये हमने बात की किस नस्ल की मुर्गियां हमें चाहिए उसके लिए, और इन गुणों की जो मुर्गियां हैं, ये गुण जिन मुर्गियों में हो उनका निर्माण करने के लिए, उनकी नस्लों को तैयार करने के लिए हमें देसी नस्ल जैसे कि एसिल और विदेशी नस्ल जैसे कि लेगहॉर्न, इनमें हमें क्या करना है, संकरण करवाना है और इनसे जो नस्ल तैयार होगी उनमें जो हमने पीछे गुण पढ़े हैं वो सभी उपस्थित होंगे। अंडों व ब्रोलर का उत्पादन के बारे में अगर हम बात करें तो अंडों तथा ब्रोलरों का उत्पादन ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन युक्त आहार देना चाहिए, ताकि उसमें ब्रोलर जो उनका अच्छे से विकास हो सके, जिनसे हम मांस प्राप्त करेंगे। उनकी मृत्यु दर कम कर रखने के लिए, उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है।
उन्हें ब्रॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। आगे हम बात करें तो मुर्गे पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणालियां भी विकसित की जानी चाहिए, जिससे हम अच्छा उत्पादन, वो चाहे मांस का हो चाहे अंडों का हो, प्राप्त कर सके। इनके अंतर्गत इनके आवास में उचित ताप होना चाहिए आवास में। इसके अलावा स्वच्छता का निर्धारण, स्वच्छता होनी चाहिए और जो आहार है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं और जो ब्रॉयलर है उन दोनों में अलग अलग आहार होना चाहिए उनका। और ब्रॉयलर की आवास, पोषण, पर्यावरणीय आवश्यकताएं जो होती हैं ये अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं उनसे थोड़ी अलग होती हैं। ब्रॉयलर के आहार में प्रोटीन, वसा प्रचुर मात्रा में होती है, जबकि जो अंडे देने वाले जो लेयर मुर्गियां हैं उनमें प्रोटीन और वसा की इतनी आवश्यकता नहीं होती। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जानी चाहिए।